हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे नेपाल श्रीलंका। जी हां, भारत के पड़ोसी देशों के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तानी सेना, दिल्ली के लिए खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे जम्मू कश्मीर 2019 के बाद गांदरबल में सबसे बड़ा हुआ वो आतंकी हमला। मास्टरमाइंड पाकिस्तान में छिपा बैठा है दोस्तों, TRF ने ली है इस हमले की जिम्मेदारी, जिसके बाद आपको बताएंगे भारतीय लोगों ने उमर अब्दुल्ला को घेरा है दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें कही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनते ही कश्मीर में हमले ने रफ्तार पकड़ ली है। बताएंगे लोगों ने क्या कहा उमर अब्दुल्ला को, साथ ही साथ क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जेड मोर्थ टनल, PM मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको आतंकियों ने निशाना बनाया। साथ ही साथ दोस्तों भारत चीन के बीच बन गई है सहमति, बताएंगे किस मुद्दे पर, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के पड़ोसी देशों नेपाल और श्रीलंका के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तान की सेना, दिल्ली के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी की खबर। दोस्तों पाकिस्तान ने इन दिनों भारत को घेरने के लिए नई तरकीब अपनाई है। इसके तहत वो भारत के मित्र देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना ने खुलासा किया है कि उसने भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, मालदीव और श्रीलंका सहित कई देशों के सेना अधिकारियों को अपने प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग दी है। इन देशों के सेना अधिकारी सबसे ज्यादा संख्या में भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं। इन्होंने अभी तक भारत की नाराजगी से बचने के लिए पाकिस्तान से दूरी बनाई हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर नेपाल, श्रीलंका और मालदीव सैन्य रूप से पाकिस्तान के करीब जाते हैं तो भारत की टेंशन बढ़ सकती है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात करें, जहां 2019 के बाद गांदरबल में सबसे बड़ा आतंकी हमला, मास्टरमाइंड पाकिस्तान में छिपा बैठा है। TRF समूह ने इसकी जिम्मेदारी ली है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 2019 के बाद से सबसे बड़ा यह आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग घायल हुए हैं। TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF लश्कर तैयबा का मुखौटा है जम्मू कश्मीर में, इसके आतंकी सक्रिय हैं। हमले के बाद सभी आतंकी फरार हो चुके हैं। इस हमले का मास्टरमाइंड शेख सज्जाद गुल को बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। NIA यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस पर 2019 में ही 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जैसा कि आप ये पोस्टर देख पा रहे हैं वांटेड की दोस्तों। इसके साथ ही 3 अन्य आतंकी भी है, जिनकी मदद से शेख सज्जाद पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव के बाद आतंकवादी संगठन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इसीलिए वे टारगेट किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2019 के बाद सबसे बड़ी टारगेट किलिंग है। शेख सज्जाद के साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों और स्थानीय लड़कों की मदद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और ISI का भी समर्थन हासिल है। इनका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना है। दोस्तों सब में बड़ी बात यह है कि ये हमले जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आप कह सकते हैं कि बढ़ चुका है। सरकार बनते ही कश्मीर में हमला क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाल ही में 10 साल बाद नई सरकार बनी है, वहाँ लोगों ने भारी तादाद में वोटिंग करके विधायक चुना है। फिर अचानक हमलों में तेजी आने की वजह क्या है? जम्मू कश्मीर में अचानक हुई आतंकी गतिविधियों, खासकर गगनगीर आतंकी हमले की खबर आते ही बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का कहना है कि चुनाव बहुत अच्छा हुआ, शायद इसीलिए आतंकवादी अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं। वो ऐसी घटनाओं से डर का माहौल बन सकता है। लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ तक कि दोस्तों सेना को खुली छूट दे रखी है। गांदरबल में हुई वारदात के बाद सूबे के गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने आतंकियों से निपटने के लिए अपने सेना को खुली छूट दे रखी है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दे दी है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में हुए इस हमले के बाद लोग उमर अब्दुल्ला पर भड़कते दिखाई दिए हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कही है दोस्तों कि लोग भड़क गए हैं। दरअसल अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट करके कहा था कि सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में स्थानीय गैर स्थानीय मजदूरों पर नृशंस और कायरतापूर्ण हमले की बहुत दुखद खबर है। ये लोग क्षेत्र में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। इस उग्रवादी हमले में 2 लोग मारे गए और 2 से 3 अन्य घायल हुए, और मैं इन निहत्थे निर्दोष लोगों पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दोस्तों दूसरे पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि गगनगीर हमले में मृतकों की संख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों तरह के कई मजदूर घायल हुए हैं। मैं घायलों के पूरी तरह ठीक होने की प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के SKIMS में रेफर किया जा रहा है। इसके बाद लोग भड़कते दिए हैं उमर अब्दुल्ला के बयान पर। एक अन्य यूजर ने लिखा, याद रखिए कि आप केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी हरकतों पर ध्यान दिया जा रहा है, इससे राज्य का दर्जा रद्द किए जाने की संभावना बन सकती है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार इन आतंकी हमलों पर रोक लगा पाएगी दोस्तों, या फिर नाकाम साबित होने वाली है? आपकी जो भी राय हो
बताना मत भूलिएगा। अल्लाह के हाथों आपको बता दें क्या है जेड मोह टनल। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसको आतंकवादियों ने कल रात निशाना बनाया। दरअसल गांदरबल में जो रात हमला हुआ दोस्तों, इसको टनल की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है। जेड मोड़ टनल कश्मीर के लिए बेहद अहम है। ऐसे में सवाल यह है कि इस टनल के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। आमतौर पर सर्दियों के दिनों में भारी बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग का रास्ता बंद हो जाता है। जेड मोड़ टनल श्रीनगर से सोनमर्ग को जोड़ेगी, जिससे साल भर सोनमर्ग जाना आसान हो जाएगा। 2680 करोड़ रुपए की लागत से बनी है 2 लेन टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है। टनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। टनल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने चुप्पी तोड़ी है दोस्तों। बड़ी खबर, कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा जैसा दे दिया है बयान। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वो कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान को आतंक का खेल बंद करने की चेतावनी दी। फारूक अब्दुल्ला ने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को यह सब बंद करना होगा। हम नई दिल्ली से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हम किसी भी हालत में कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें शांति और सुकून के साथ रहने दे। अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसा फारूक अब्दुल्ला ने दिया है बयान। साथ ही साथ बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज, भारत चीन के बीच बनी है सहमति। देपसांग डेमचौक से पीछे हटेंगी सेनाएं। जी हां, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर पहुंचे हैं। कथित तौर पर यह समझौता देपसांग और डेमचौक इलाकों में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं यानी कि देपसांग और डेमचौक पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे, जिसे मिलिट्री टर्म में डिसएंगेजमेंट कहते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर बनी सहमति से 2020 में पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न हुए तनाव का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, आतंकी पन्नू ने दे दी प्लेन उड़ाने की धमकी। इंटरनेशनल यात्रियों से कहा कि मत करो भारत की यात्रा। जी हां, बीते कुछ दिनों में भारतीय विमान कंपनियों को 100 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। इन धमकियों के बीच अब खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी भारत को धमकी देते हुए प्लेन उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में उड़ान न भरने का आग्रह किया है। सिख फॉर जस्टिस संगठन की नींव रखने वाला पन्नू आए दिन कोई न कोई भड़काऊ बयान देता रहता है। खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने की वजह से पन्नू को भारत आतंकवादी मानता है। उस पर अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने का आरोप है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, अमेरिका के आईटी उद्यमी ने सीबीसी चैनल द्वारा पन्नू को मंच देने का किया विरोध। कहा ऐसे आतंकियों को बढ़ावा देना कनाडा के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी हां, अमेरिका में आईटी उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता सुखी चहल ने कनाडाई ब्रॉडकास्टर सीबीसी द्वारा विवादास्पद खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को मंच देने की कड़ी निंदा कर दी। पन्नू जो भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत और हिंसा का प्रचार करता है, उसके हालिया बयानों को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए चहल ने कहा कि ऐसे आतंकियों और उनके उग्रवादी विचारों को बढ़ावा देना कनाडाई समाज की एकता के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चहल ने एक बयान में कहा कि जब दुनिया आतंकवाद के गंभीर खतरे का सामना कर रही है, तब यह समझ से परे है कि एक सार्वजनिक प्रसारक किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज को बढ़ावा दे जो राजनीतिक उग्रवाद के नाम पर हिंसा को प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ आपको बता दें, रशिया में ओआईसी का बदला लेगा क्या अपना भारत? साल 1969 में जनरल याहया खान ने दी थी धमकी। अब प्रधानमंत्री मोदी के पाले में जा गिरा है गेंद। जी हाँ, क्या है कहानी आपको बता दें, रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पीएम मोदी मंगलवार को कजान शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बैठक से ठीक पहले ब्रिक्स के विस्तार की चर्चा जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान समेत करीब 35 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दावेदारी की है। कजान में होने वाली बैठक में 10 देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाया जा सकता है। भारत का धुर विरोधी पाकिस्तान चीन की मदद से ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार रशिया को खुश करने में जुटी हुई है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो रशिया की मदद से भारत पर दबाव डाले और ब्रिक्स का सदस्य बन जाए। रशिया ने भी पाकिस्तान के समर्थन का ऐलान किया है। तो वहीं पाकिस्तान की सदस्य के लिए भारत की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन अभी तक उसने कोई संपर्क नहीं किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत अब 1969 के ओआईसी के धोखे का बदला लेगा या पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जंग खत्म करने को लेकर क्या करेंगे बात? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से होगी मुलाकात। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय दुनिया 2 प्रमुख युद्धों से जूझ रही है। एक रशिया यूक्रेन युद्ध और दूसरा इजराइल हमास संघर्ष, जिसमें ईरान भी शामिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति और उनके शांति समर्थक दृष्टिकोण पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की भागीदारी इसको और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना रही है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी शांति और युद्ध विराम के लिए बार बार आवाज उठाते
रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, मुफ्ती तारिक मसूद का बयान हुआ वायरल, कहा जाकिर नाइक को 1 साल के लिए इंडिया में छोड़ दो, आधा का आधा भारत मुसलमान बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही जहरीला बयान दिया है इस मसूद ने। दोस्तों, भारत से भगौड़ा साबित किया जा चुका इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक हाल के दिनों में खबरों में छाया हुआ है। हालांकि वो अपने किसी अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि विवादित बयानों की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच वो पाकिस्तान पहुंचा, जहां से वो अपने कार्यक्रम में उल्टे सीधे बयान दे रहा है। इस बीच पाकिस्तानी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद ने जाकिर नाइक को लेकर जो कहा है वो वायरल हो गया। उसने कहा कि अगर भारत में जाकिर नाइक को खुला छोड़ दिया जाए और वो पूरे देश में कार्यक्रम करें तो आधा इंडिया इस्लाम धर्म कबूल करके मुसलमान बन जाएगा। पाकिस्तानी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद द्वारा जाकिर नाइक को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में हम आपका जवाब चाहते हैं इस बयान पर। एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस मसूद को, जो भारत को मुसलमान आधा मुसलमान बनाने की बात कह रहा है? अल्लाह के हाथों आपको बता दें, इजराइल का खौफ, जी हां, हिजबुल्लाह के नए नेता कासिम को सता रहा है, हत्या का डर, लेबनान छोड़कर ईरान में ले ली शरण। जी हां, लेबनान की राजधानी बेरूत में हाल ही में हुए एक हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मृत्यु की घटना ने हिजबुल्लाह के अन्य नेताओं के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। नसरुल्लाह की हत्या के बाद हिजबुल्लाह के नए नेता शेख नईम कासिम ने अपने जीवन को खतरे में महसूस करते हुए लेबनान छोड़ने का गंभीर फैसला लिया है। कासिम ने ईरान की राजधानी तेहरान में शरण ली है। रिपोर्ट के अनुसार वो नसरुल्लाह की तरह खुद को एक लक्षित हमले का शिकार नहीं बनाना चाहते और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। इजरायली न्यूज वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट के अनुसार कासिम ने हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात के बाद बेरूत से अपनी यात्रा शुरू की। जी हां, साथ ही साथ बता दें, क्या अब कोरिया में भी छिड़ सकता है युद्ध? क्यों इसके साथ महाशक्तियों के भी आपस में टकराने का है खतरा? दोस्तों, कुछ समय पहले 1 मिलियन से ज्यादा उत्तर कोरियाई जवानों ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। 1 मिलियन बोले तो 10 लाख से भी ज्यादा उत्तर कोरियाई जवानों ने ज्वाइन की है दोस्तों, और बहुतों ने सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। उत्तर कोरिया में फिलहाल हो रही सुगबुगाहट इसलिए डराने वाली है क्योंकि इसी साल जनवरी में वहां के लीडर किम जोंग उन ने पड़ोसी देश साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। अब दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दोनों ही आपस में जासूसी का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या दुनिया के एक और हिस्से में जंग होने वाली है? इसी महीने की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश उनकी राजधानी तक ड्रोन भेज रहा है। ये केवल जासूसी नहीं कर रहे बल्कि उनसे पर्चे गिर रहे हैं जिनमें उनके ही देश के लोगों को भड़काने वाली बातें लिखी है। आरोप लगाते हुए किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने चेताया है कि अगर ड्रोन दोबारा भेजे गए तो अंजाम ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ बता दें, यूपीआई के जादू से नहीं बच पाया मालदीव। जयशंकर जी के दाव से भारत के पीछे पड़ गए, दूर भाग रहे मुइजू। जी हाँ, अब मालदीव में भी भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम चलेगा। मोहम्मद मुइजू ने चुनाव प्रचार के दौरान से ही भारत के खिलाफ जो आक्रोश दिखाना शुरू किया था, अब वो ठंडा पड़ गया है और ठंडा भी ऐसा पड़ा है बर्फ जम गई। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद मुइजू ने भारत के सैनिकों को मालदीव से निकाल दिया। इस बीच मुइजू की कुछ मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत अच्छी टिप्पणियां की। ये सब कुछ महीनों तक चलता रहा, लेकिन जब नफरत की गांठ खुली तो रिश्तों की बागडोर थाम मालदीव फिर से भारत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और भारत के दहलीज पर खड़ा होकर के माफी मांगता दिखाई दिया। इस वजह से भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका है। मुइजू सरकार ने भारत के मुकाबले चीन की ओर अधिक झुकाव दिखाना शुरू किया था। हालांकि हाल के दिनों में भारत और मालदीव ने अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मालदीव में 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जयशंकर जी ने कहा कि ये डिजिटल इनोवेशन मालदीव में पर्यटन और आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो वहीं आपको बता दें, यूपी से बड़ी खबर, बहराइच हिंसा मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पर गिरी गाज, हटा दिए गए। जी हां, दरअसल मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प हुई थी। विवाद डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद जमकर हिंसा हुई। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद गोलीबारी शुरू हो गई। 22 साल के राम गोपाल मिश्रा इस दौरान एक घर की छत पर भगवा झंडा फहरा रहा था। इसी बीच उसे गोली मार दी गई थी। अस्पताल ले जाते समय राम गोपाल की मौत हो गई। राम गोपाल की मौत के बाद बवाल बढ़ गया था। परिजन उसका शव लेकर विरोध प्रदर्शन में लग गए। अन्य लोग भी उनके साथ थे। इस दौरान उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी, अस्पताल, शोरूम और कारें भी फूंक दी। अंत में एसटीएफ चीफ को पिस्टल लेकर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बहराइच मामले पर खुद सीएम योगी पल पल का अपडेट लेते रहे। हिंसा के बीच टॉप अधिकारियों को फील्ड पर उतारा गया। अब ऐसे में नया एक्शन लिया है दोस्तों योगी जी ने। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पर गाज गिरते हुए उनको हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में।